बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग यूनिट फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात आप लोग याद रखिए, इससे पहले मैंने RMI की एक स्लाइड जो है इसको मैंने इस पे लेक्चर बनाया था। इसमें भी बेसिक्स थे और बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने वो लेक्चर आप लोगों को समझाया है। आई थिंक 37 मिनट 40 मिनट्स जो है लेक्चर है। तो उम्मीद है आपने इसको जो है देखी होगी। लेकिन अब आज जो स्लाइड मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ और जो लेक्चर मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो इसमें स्किल की डिफिनेशन है, क्वांटिटेटिव स्किल्स की डिफिनेशन है, व्हाट इज लॉजिक, लॉजिक क्या है, ओके, और रीजनिंग क्या होते हैं, रीजन क्या होता है। ये चीज़ें जो है हम एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और मैथमेटिक्स के लिहाज से इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, सिनेरियोज हैं जो हमने सॉल्व करनी है। इंशाल्लाह पेपर में इससे जो MCQs आते हैं तो आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्प होगी। ओके, इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज पोर्शन है ना, जो होमवर्क है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ कनेक्ट रहें। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने स्टूडेंट्स कोलीग्स के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमने पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेन किया है, चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होता है। ओके, शिराज खान सर की जो है स्लाइड है KMU IHS स्वाद की। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वात रीजन वालों के लिए भी और INA स्टूडेंट वालों के लिए भी, और इसके अलावा भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे बोलान है, गंदहारा है, रिफा है, डो है, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करिकुलम है। ओके, और करिकुलम कोर्स ग्रेड से पेपर जो है वो लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या डिस्कस करनी है, व्हाट इज़ रीज़न, लॉजिक, आर्गूमेंट और स्किल। रीजन क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, स्किल क्या होता है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स है ये है। इसके बाद हमने कवर करनी है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव स्किल्स को। ओके, C1 C2 मतलब ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड। फिर हमने क्या करना है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग को हमने नर्सिंग रिलेटेड सिनेरियोज पे जो है अप्लाई करना है और इसके सोल्यूशन को हमने जो है निकालनी है। और फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग की नर्सिंग में जो इंपॉर्टेंस है वो हमने जो है एनालाइज करने हैं। तो 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये जानना है व्हाट इज रीजन। रीजन क्या होता है, हम कहते हैं ना कि रीजन बताओ। लोग बात कहते हैं कि मैंने पला जगह वो काम देखी, तो हम कहते हैं रीजन पेश करो, कहाँ आप थे, किस तरह आपने देखा, कौन थे। ओके, तो ये है रीजन जिसको हम उर्दू में कहते हैं वजह। क्या वजह है, आप लोग को याद होगी 9th क्लास में आपको एक स्टेटमेंट दिया होता था। ओके, कि वाटर फॉर एग्जांपल वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। फिर आप लोगों से जो है गिव रीजन, इसका एक रीजन आप पेश करें क्यों। ओके, तो ये है रीजन। रीजन क्या है, डिफिनेशन में क्या लिखा है, रीजन इज द ब्रॉडर मेंटल एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, फॉर्म जजमेंट एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस और रेशनल थॉट्स। ओके, आप जो है आपके पास कोई हकाइक है, कोई दलील है, एविडेंस है, कोई वजह है एक चीज के, और इसके जरिए आप किसी मामले के जजमेंट करें, किसी सिचुएशन को जज करते हैं, या किसी सिचुएशन को आप जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, या इसके बारे में आप सोचते हैं कि मैंने क्या फैसला लेना है। ओके, और एविडेंस क्या है, फैक्ट क्या है, रैशनल क्या है। तो इस मेंटल एबिलिटी को कहते हैं रीजन। ओके, और ये डिफिनेशन किसने किया है, पाल एंड एल्डर। याद रखना 2014 में, ये भी MCQs में आ सकते हैं। Another decide to monitor a patient blood pressure more frequently because the patient is showing signs of shock. स्टूडेंट यहाँ पे अब भी रीजन के बारे में जो है कुछ एग्जाम्पल दिया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि एक नर्स ने डिसीजन लिया, डिसाइड किया, फैसला लिया कि पेशेंट के ब्लड प्रेशर को हमने चेक करना है बार बार, क्योंकि पेशेंट के जो साइंस और सिम्टम है ना वो शॉक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, शॉक क्या होता है, शॉक के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, ओके, और हाइपोलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है। शॉक क्या होता है, जब बॉडी को शॉक लगता है
कंफ्यूज होता है, बॉडी काम नहीं करता है। हम कह सकते हैं इस तरह की बॉडी के जो टिश्यूज है ना, इसको ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसको कहते हैं शॉक। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइपोवोलेमिक शॉक की बात करें तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? ये हमारे पास वो शॉक है जब हमारे बॉडी में फ्लूइड कम हो जाए, ओके, थ्रू वोमिटिंग, थ्रू डायरिया या थ्रू एक्सीडेंट, इंजरी, ट्रॉमा, इसके जरिए हमसे जितनी भी ब्लड जो है जाते हैं ना, तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है बनते हैं। तो इसको कहते हैं शॉक, ओके। तो एक पेशेंट के बार बार वाइटल साइन चेक करना, क्यों? बिहाइंड रीजन क्या है? शॉक है। आपने इसको जो है चेक किया है कि इसको शॉक है, तो फिर बार बार आप इसके बीपी को चेक करते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास है दिस इज द रीजनिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे जो है क्या किया? रीजनिंग किया। ये है रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? हम कहते हैं दलीलबाजी, एक बात की बार बार दलील पेश करना, मैंने ये काम किया, इसलिए किया, इसलिए किया, इसलिए किया, जस्ट जस्टिफिकेशन, ओके। A nurse noticed a patient with a respiratory rate of 28 per minute and SpO2 of 91% on room air. Reasoning lead to the conclusion that supplemental oxygen is needed. अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? एक नर्स ने पेशेंट को नोटिस किया कि इसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या 28 पर मिनट है, ओके, और SpO2 लेवल जो है वो 91% है। तो आप सबको पता है ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है? 12 to 20 1 मिनट में, लेकिन ये 28 है तो ज्यादा है, टकेपनिया है ना। और SpO2 लेवल हमारे पास नॉर्मल 95 to 100 होते हैं, ओके, 94 से एबव होना चाहिए, ये 91 है, ओके। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और टेकेपनिया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नर्स को चाहिए कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इसको जो है प्रोवाइड करे, ओके। जो ऑक्सीजन है ना इसको लगाए, वो बंद ऑक्सीजन पे करे। तो इसका रीजन क्या है? रीजनिंग ये है कि इसके जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा है और SpO2 लेवल कम है, तो हमने इसलिए इसको जो है ऑक्सीजन लगाया, ओके। तो ये है हमारे पास रीजन। इसके बाद हमारे पास लॉजिक है, और लॉजिक को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लॉजिक? हम कहते हैं ना कि भला ने बात की लेकिन बहुत लॉजिकली कही, ओके। इसके बाद में लॉजिक है, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ओके। तो लॉजिक क्या है? स्लाइड में क्या लिखा है? ए सिस्टमैटिक मेथड ऑफ कमिंग टू द राइट कंक्लूजन बेस्ड ऑन ए गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डाटा है, लेकिन आप इस डाटा को सिस्टमैटिकली जो है यूज करते हैं और राइट कंक्लूजन आप निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हकाइक आपके पास है, बहुत सारे एविडेंस आपके पास है, ओके। 15-16 लोग आपके पास है, आपसे कहते हैं कि पला ने आपके बारे में ये कहा, लेकिन फिर आप क्या कहते हैं? इसकी सिस्टमिक मेथोडोलॉजी आप करते हैं। सिस्टमिक मेथोडोलॉजी का मतलब ये है कि इसमें आप फैक्ट्स और हकाइक को जो है जानते हैं कि कौन कौन बात सही हो सकती है, और इससे सही बात को उठा के इस पे फैसला करना, ये है लॉजिक, ओके। तो लॉजिक एक आकिल इंसान जो है कर सकता है, एक सिस्टमैटिक मेथड है, ओके, जिसके जरिए आप राइट फैसला लेते हैं, सही फैसला लेते हैं, राइट कंक्लूजन जो है लेते हैं। किस चीज के बेस पे? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के बेस पे। बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आप इस पे एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप जो है रिव्यू डालते हैं, और इसके जरिए आप राइट कंक्लूजन, राइट नतीजा, सही नतीजा को निकालते हैं। तो इसको कहते हैं लॉजिक। लोग कहते हैं ना ये बहुत लॉजिकली बनना है, ओके। तो ये किसने डिफिनेशन किया? हॉर्ली 2015, ओके। तो ये आप लोग याद रखिए, ये स्मॉल डिफिनेशन है, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक इज ए स्ट्रक्चर्ड formal system or method for evaluating arguments and reasoning, typically focusing on whether conclusion follow necessary from premises. स्टूडेंट ये बात आप लोग याद रखिए, लॉजिक इज ए स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर काम है, स्टेप बाय स्टेप, ये इसका एक फॉर्मेट है, इसके जरिए आप इस पे काम करते हैं। फॉर्मल है ना, इनफॉर्मल तो नहीं है। फॉर्मली आप काम करते हैं, आपके पास एविडेंस होते हैं, सब कुछ होते हैं, ओके। और इसके जरिए आप आर्गुमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं कि जो दलाइल मेरे पास है, क्या ये ठीक है या ये गलत है, ओके। और फिर इसके साथ आप बहस भी करते हैं, दलीलबाजी करते हैं, रीजनिंग करते हैं कि आप ये बात करते हैं किस बेस पे करते हैं, ओके। और फिर आप इसके कंक्लूजन पे जो है फोकस करते हैं, तो इसको कहते हैं लॉजिक। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है, एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ सकती है, ओके। एग्जांपल क्या है? इफ बीपी इज लो एंड पल्स इज हाई, नर्स लॉजिकली सस्पेक्ट्स हाइपोवोलेमिया, ओके। अब इसका क्या मतलब है? पेशेंट की बीपी जो है लो है, ब्लड प्रेशर कम है और पल्स हाई है, तो जरूरी बात है अगर बीपी कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता, तो ब्रेन हार्ट को कहते हैं कि आप अपना हार्ट रेट ज्यादा करें। क्यों?
इसलिए कि ब्लड तो कम है लेकिन आपने हार्ट रेट इंक्रीज करना है ताकि कम ब्लड को आप ज्यादा जो है हार्ट रेट से ऑर्गन्स को पहुंचाएं। तो इसलिए क्या है, बीपी लो है और पल्स हाई है। तो नर्स लॉजिकली सस्पेक्ट्स हाइपोवोलीमिया। नर्स ने ये सोचा कि ये तो हाइपोवोलीमिया है, ओके, बंदे को या डायरिया है या वोमिटिंग किया है या कोई एक्सीडेंट किया है, ब्लड लॉस हुआ है, ओके, क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड है, क्लास थर्ड है, ये सब जो है नर्स ने जो है सस्पेक्ट करना है, ये लॉजिक है, ओके। तो जब एक पेशेंट को आप देखते हैं कि बीपी लो है, पल्स हाई है, तो ऐसे नर्स आप लोगों ने क्या करना है, इसको जज करना है और इसको देखना है कि कहीं ये हाइपोवोलेमिक शॉक पे तो नहीं गया है। तो ये है लॉजिक। ऑल पेशेंट विद ब्लड लॉस हैव अ ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन। वो सब पेशेंट्स जिससे ब्लड लॉस हुई है, ओके, थ्रू एक्सीडेंट या कुछ भी, तो ये क्या होता है, इसका जो हीमोग्लोबिन है ना वो ड्रॉप होती है, वो कम होती है। और एचबी लेवल अगर कम है तो आपकी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, आपके सांस भी जो है रैपिड होते हैं, टेकेपनिया पे आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके टिश्यूज को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो हीमोग्लोबिन ये काम करता है ना। चले, इसके बाद है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को डिस्कस करते हैं। आर्गुमेंट क्या है, ये वो सिंपल डिफिनेशन है जो डेली लाइफ में हम सब यूज करते हैं, लेकिन जब ये पेपर में आते हैं ना तो फिर आप लोगों से जो है नहीं बनते कि मैं इस पे क्या करूं, ओके। ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट सपोर्ट और एस्टैब्लिश ए कंक्लूजन, ओके। ये भी एक दलील होता है। आर्गुमेंट क्या होता है, एक दलील होता है जो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। आपने एक बात किया, ओके, तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आर्गुमेंट क्या है, किस बेस पे आपने ये बात की है। मैं अगर बात करूं रिसर्च की, आपने क्वेश्चनेयर बनाया है, आपने कोई बात की है रिसर्च में, तो फिर आपका जो सुपरवाइजर है आपसे पूछता है कि ये आर्गुमेंट क्या है, किस आर्टिकल से आपने लिया है। तो अगर आप इसको आर्टिकल दिखाते कि ये है तो फिर कहते कि ये वैलिड है, ठीक है। अगर आप नहीं दिखाते तो आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, मतलब दलील पेश करना है। ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट सपोर्ट और एस्टैब्लिश ए कंक्लूजन। आपने एक कंक्लूजन को जो है निकाला हुआ है कि ये बात इस तरह है, ओके। तो फिर आपने इसके आर्गुमेंट पेश करनी है। इसके लिए एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है जरूरी होता है जो आपकी कंक्लूजन को क्या करे, सपोर्ट करे या एस्टेब्लिश करे। ये डिफिनेशन किसने किया है, बाशम इट आल। बाशम और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे और लोग भी थे। 2013 में ये डिफिनेशन इसने दिया है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, द पेशेंट टेम्परेचर इज 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ही इज शेवरिंग सो ही मे हैव एन इन्फेक्शन। ये बिल्कुल सिंपल इज दैट, सिंपल है। एक पेशेंट है, इसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, टेम्परेचर ज्यादा है और इसको शिवरिंग है, ओके। तो शिवरिंग भी करता है और टेम्परेचर भी हद से ज्यादा है, मतलब 102 जो है टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में। तो जरूरी बात है कोई इन्फेक्शन है इसके बॉडी में। तो ये है आर्गुमेंट। आप कहते हैं ना एक पेशेंट है 39 इसके जो है डिग्री सेंटीग्रेड है और शिवरिंग है, और आपने कहा कि इसको इन्फेक्शन है, तो आपका सर आपसे पूछ सकता है कि आर्गुमेंट पेश करें। तो आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ये है कि सर इसके जो टेम्परेचर है वो 39 है, ज्यादा है और शिवरिंग है, तो हो सकता है इन्फेक्शन हो। तो ये आपका आर्गुमेंट है। द पेशेंट बीपी ड्रॉप टू 80/50, heart rate increase, HR mean heart rate increase to 130 and urine output is low. This sign point to hypovolemic shock. We must initiate fluid resuscitation. अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एक आर्गुमेंट है। एक पेशेंट है, इसकी जो ब्लड प्रेशर है वो 80/50 हो गया, मतलब साइस्टोल 80 और डायस्टोल 50, तो ये तो कम है ना, बीपी कम है। और जरूरी बात है जब बीपी कम हो तो याद रखना हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ओके। तो 130 है, नॉर्मली जो है 100 है और ये 130 है, मतलब टैकिकार्डिया पे है। तो इसके साथ साथ जरूरी बात है यूरिन आउटपुट भी कम होगी क्योंकि बीपी कम है, ब्लड प्रेशर कम है। तो आपको पता चलता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक है, ओके। तो आपने क्या करना है, इनिशिएट करनी है फ्लूइड रिसुसिटेशन। फ्लूइड रिसुसिटेशन क्या मतलब है, नॉर्मल सलाइन या प्लेडेक्स, ये चीजें जो है आप लोगों ने इसको लगानी है, और इसका जो हाइपोवोलेमिक शॉक है इसको आप लोगों ने जो है मैनेज करनी है थ्रू फ्लूइड रिसुसिटेशन। रिसुसिटेशन क्या होता है, बहाली, इसकी हालत को फिर से ठीक करना, ओके। इसके बाद हमारे पास आर्गुमेंट्स की कुछ एग्जांपल है, वो हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। प्रेमाइज 1, प्रेमाइज 2 और इसके कंक्लूजन पर लिखा है ऑल पेशेंट्स विद लो ऑक्सीजन सैचुरेशन नीड ऑक्सीजन थेरेपी। ये तो सिंपल बात है, वो सब पेशेंट्स जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लो है, कम है, इसको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है, तो बिल्कुल जरूरी है, ओके। आर्गुमेंट है ना, अगर आपसे पूछा जाए
कि आपने ऑक्सीजन थेरेपी क्यों की है, तो इसलिए की है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, ओके, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन है। प्रीमाइस 2 है मिस फातिमा हैज लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, मिस फातिमा को लो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ओके। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, देयरफॉर मिस फातिमा नीड टू ऑक्सीजन थेरेपी, तो इसलिए मैंने जो है इसको ऑक्सीजन थेरेपी की ये मैंने डिस्कस किया, ओके। दिस इज एन आर्गूमेंट, ये हमारे पास आर्गूमेंट है, दलील है, जो आपने कुछ किया है इसको सपोर्ट किया जाता है, एंड इट्स यूज लॉजिक टू रीच ए कंक्लूजन, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। इसके बाद हमारे पास जो है क्या है, स्किल है। तो स्किल तो आप सबको पता है कि स्किल क्या होता है, जो आप वाइटल साइन चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, या जो आईवी लाइन पास करते हैं, या जो हॉस्पिटल में आप ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, या ईसीजी परफॉर्म करते हैं, ये सब चीज़ें जो करते हैं ना, ये हमारे पास ये स्किल्स होते हैं, डिफरेंट स्किल्स होते हैं। तो स्किल्स को डिफाइन करते हैं कि क्या होता है, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, किसी काम को अच्छे से करना, अच्छे तरीके से करना, ओके। आप इंसान की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए वो किसी काम को सही से करता है, यूजुअली गेन थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। लेकिन याद रखना, ये ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से जो है बंदा सीखता है स्किल्स को, ओके। सेलेक्टिंग द करेक्ट साइट, डेल्टॉइड मसल, हमारे जो हाथ में डेल्टॉइड मसल्स है, इस पे जो हम आई एम इंजेक्शन लगाते हैं 90 एंगल पे, ओके। कभी कभी 45 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम ज़्यादातर जो है, बल्कि हम उमूमन जो है 90 पे लगाते हैं, और आप लोगों ने भी 90 पे लगाना है, ठीक है। सेलेक्टिंग द करेक्ट साइट, तो सबसे पहले आप लोगों ने करेक्ट साइट को जो है सेलेक्ट करना है, ये हमारे पास स्किल है। यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, आप लोगों ने एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, कॉटन अल्कोहल स्वाब को जो है लेके इस तरह जो है इनर से आउटर साइड पे जो है आप लोगों ने इसको साफ करना है, ओके। और एडमिनिस्ट्रिंग द एसेप्टिक टेक्निक स्मूथली इसको जो है एडमिनिस्टर करना है। चूजिंग द करेक्ट एंगल, और फिर करेक्ट एंगल को चूज़ करना है। अगर आई एम है तो 90, अगर आई वी है तो आई वी के लिए आप लोगों ने जो है 45 30, ओके, सबकट के लिए 15। इस तरीके से आप लोगों ने जो है इंजेक्शन लगानी है। दिस टेक इन्वॉल्व प्रैक्टिकल नॉलेज, और ये स्किल क्या है, वही प्रैक्टिकल नॉलेज है। फाइन मोटर एबिलिटी, ये आपकी मोटर एबिलिटी है कि कितने आप एबल है, कितने आप काबिल है कि आप स्किल परफॉर्म कर सकते हैं। एंड क्लिनिकल जजमेंट, ये हमारे पास एक क्लिनिकल जजमेंट भी है, क्लिनिकली आप पेशेंट्स को जज करते हैं, ओके, और डील करते हैं। दिस ऑल डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड रिपीटेशन, और ये सब आपको पता है, ये ट्रेनिंग और रिपीटेशन से आप लोग सीख सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे क्लिनिकल रोटेशन पे, तो आप क्लिनिकल करेंगे, तो आप लोगों को इस चीज़ों का जो है पता चलेगा, वरना सिर्फ बुक्स और सिर्फ कॉलेज और सिर्फ क्लासेस में ये चीज़ें नहीं सीखी जा सकती है, ओके स्टूडेंट्स। क्वांटिटेटिव रीजनिंग अब डिस्कस करते हैं, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। Quantitative reasoning, the ability to use mathematical concepts and skills to solve real world problems, interpret data and make reasoned decision based on numerical information. स्टूडेंट मुख्तलिफ किस्म के मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज़ करना, स्किल्स को यूज़ करना, ताकि रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं हॉस्पिटल में या वैसे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में, घरों में, तो इसके ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में क्या है, अलजेब्रा है, ओके, स्टैटिस्टिक्स है, या नंबरिंग है, जो हमारे पास डिसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, ये सब इसमें होते हैं ना। हम जो मतलब डोज लगाते हैं, आईवी मेडिकेशन जो देते हैं, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट इसके लिए ज़रूरी है ना। तो इसके ज़रिए हम हॉस्पिटल में मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन होता है कि आप लोगों ने 1000 ml में जो है या प्रेडिक्स में आप लोगों ने फ्लैजेल जो है इतनी मिलीग्राम जो है डालनी है। तो फिर अगर आप लोगों को ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग नहीं आता, तो आप किस तरह आप इस तरह करेंगे, ओके। तो इसके लिए आप लोग जो है ये चीज़ें सीखेंगे। तो एबिलिटी टू यूज़ मैथमेटिकल कंसेप्ट, इंसान की वो एबिलिटी जो मैथमेटिकली कंसेप्ट्स को यूज़ करे, स्किल्स को यूज़ करे, और रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, मोस्टली हॉस्पिटल्स में पेशेंट रिलेटेड, तो ड्रग कैलकुलेशन, तो इसको सॉल्व करना है, ओके। और मुख्तलिफ किस्म के डाटा को इंटरप्रेट करना है, ओके, थ्रू चार्ट्स, एंड मेक रीजन डिसीजन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। और लैब से जो टेस्ट वैल्यूज़ आए हैं कि सीबीसी इतने हैं, ओके, डब्ल्यूबीसी इतने हैं, प्लेटलेट्स इतने हैं, तो इसको जो है फिर जानना है। एंड नर्सिंग इट सपोर्ट सेफ क्लिनिकल जजमेंट, नर्सिंग में ये जो है क्या करता है, इसके ज़रिए हम क्लिनिकल जजमेंट को जो है सेफ बना सकते हैं। एक्यूरेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ज़रिए हम एक्यूरेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये तो सब आप लोगों को पता है, ओके। एंड डेटा ड्राइवन केयर प्लान, और इसके ज़रिए हम एनसीपी केयर प्लान ये सब जो है बनानी है, ओके।
क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये तो हमने डिस्कस किया। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है, ये हमारे पास इसके जो एप्लीकेशंस है, तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल स्किल्स है। ओके, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स, ये आप लोग याद रखिए। हम कहते हैं फिजिक्स की एप्लीकेशन, तो फिजिक्स की एप्लीकेशन क्या है, एक तो फिजिक्स में मुख्तलिफ किस्म के इलाज हम कहते हैं ये फिजिक्स है। फिजिक्स की एप्लीकेशन ये है कि रेफ्रिजरेटर बनाया है, हम इससे जो है अपनी चीज़ों को ठंडे करते हैं। इसने एसी बनाया है, हम इससे जो है रूम कूलर बनाया है, फैंस बनाए हैं। फिजिक्स ने हमें जो है बाइक बनाया है, कार दिया है, तो ये फिजिक्स की एप्लीकेशन है। ओके, रियल वर्ड्स में जो हमें दिया है। तो इस तरह मैथमेटिकल स्किल्स की भी कुछ एप्लीकेशंस है, तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। और वो क्या है, रियल वर्ड जो प्रॉब्लम्स है, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। ओके, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है या डिसीजन मेकिंग क्या है, जो आप रिसर्च, जो आप बुक, जो आप वैलिड चीज़ के बेस पे कोई फैसला देते हैं ना, तो इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। आप लोग रिसर्च में इसको पढ़ेंगे। ये किसने कहा है, स्टीन 2004 पेज 16 पे। ओके, इसके बाद है क्वांटिटेटिव स्किल। व्हाट इज क्वांटिटेटिव स्किल? क्वांटिटेटिव रीजनिंग अलग चीज़ है, क्वांटिटेटिव स्किल्स अलग चीज़ है। एबिलिटी टू यूज नंबर्स एंड डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम, इंसान की वो एबिलिटी, वो खसूसियत, ओके, जो नंबर्स और डेटा को यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके, डोज कैलकुलेशन है, अंडरस्टैंडिंग स्टेटिस्टिक इन रिसर्च, या रिसर्च में जो स्टेटिस्टिक है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च बंदा करता है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बंदा क्या करे, इसको जो है SPSS जो सॉफ्टवेयर है, इस पर जो है वो बंदा जो है इसको समझ आता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के डाटा इसने जो है पुट करनी है, प्रोवाइड करनी है, और इसके ज़रिए जो है इसने मुख्तलिफ किस्म के जो है सोल्यूशन जो है निकालनी है, और अपना रिसर्च जो है इसने जो है करनी है। ओके, तो इसके अलावा ग्राफ से मुख्तलिफ किस्म के आप बायोस्टैटिस्टिक में जो है पढ़ेंगे, हमने जो है डिस्कस भी किया है। तो वो ग्राफ्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाई चार्ट है, इसमें हिस्टोग्राम है, वगैरह वगैरह। ओके, तो इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को जो है सॉल्व करेंगे, तो ये क्वान्टिटेटिव स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन नर्सिंग, द एबिलिटी ऑफ नर्स टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल थिंकिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स टू रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिचुएशन। यही बातें हैं जो हमने बार बार जो है डिस्कस किया है। नर्स की वो एबिलिटी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करे, लॉजिकल थिंकिंग करे। लॉजिकल थिंकिंग क्या है, जो बंदा लॉजिकली सोचता है। ओके, किसी एविडेंस, किसी जजमेंट के बेस पे, किसी आर्गूमेंट के बेस पे। ओके, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स, और फिर वो जो है मुख्तलिफ किस्म के डाटा को इंटरप्रेट करके स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, और रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिचुएशंस को जो है हैंडल करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, इसमें जो है आप लोग न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, सच एज मेडिकेशन डोजेज जो है, ओके, कि मेडिकेशन डोजेज कितना देना है। ओके, और लैब वैल्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, LFTs, RFTs, CBCs, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, वाइटल साइंस, ओके, टेम्परेचर चेक करना है, रिस्पायरेटरी रेट चेक करना है, HR चेक करना है, हार्ट रेट, और ब्लड प्रेशर चेक करनी है। ओके, एंड रिसर्च फाइंडिंग टू मेक इन्फॉर्म्ड, और रिसर्च फाइंडिंग, और फिर आप लोगों ने जो है डाटा कलेक्शन करनी है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, सेल्फ डिसीजन मेकिंग करनी है पेशेंट के केयर के लिहाज से। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास क्वान्टिटेटिव रीजनिंग होती है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन नर्सिंग, अब ये जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो भी डिटेल के साथ आप लोगों ने सुना, और इस पे जो है आप लोग प्रैक्टिस करें इस पे भी। और अब जो स्टार्ट हुआ है ना, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए स्टूडेंट। यहीं पे एक सिनेरियो दिया है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से। नर्सिंग में जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इस तरह सिचुएशंस आप लोग हैंडल करेंगे। यहाँ पे लिखा है ए पेशेंट रिक्वायर पैरासीटामोल 15 mg पर किलोग्राम। आप लोग ये पेपर में यही MCQs आते हैं। ओके, कि एक पेशेंट है, इसका जो है 15 मिलीग्राम जो है इसको पैरासीटामोल दिया जाता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए। ओके, अगर 1 किलोग्राम के लिए 15 मिलीग्राम पैरासीटामोल रिक्वायर होता है पेशेंट के लिए, तो अगर पेशेंट की वेट 25 किलोग्राम है तो फिर इसके लिए कितना डोज हमने जो है लेना है पैरासीटामोल की। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, आप लोगों ने जस्ट इसको जो है, इसका जो मेथड है वो सीखनी है। क्वेश्चन ये है कि 1 किलोग्राम के लिए 1 किलोग्राम के लिए 15 मिलीग्राम पैरासीटामोल रिक्वायर है, ज़रूरी है। ओके, ऐसा है।
क्वेश्चन में ये दिया है कि 1 किलोग्राम के लिए अगर 15 मिलीग्राम है तो 25 किलोग्राम के लिए हमें कितने मिलीग्राम की जरूरत होती है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इन दोनों से आएगा x। ओके, मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी है। और 15 को सॉरी ये 25 है, 15 को 25 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, 15 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे क्या आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 375। ओके, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 25 किलोग्राम बंदी के लिए 375 mg पैरासीटामोल जो है देंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आईवी ड्रिप रेट एडजस्टमेंट के लिहाज से एक सिनेरियो दिया है, ये भी हमारे पेपर में भी आ चुका है, आप लोगों के पेपर में भी आ सकता है। ए पेशेंट प्रिस्क्राइब 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन इन मीन नॉर्मल सलाइन ओवर 4 आवर्स। 1000 ml नॉर्मल सलाइन आप लोगों ने 4 आवर्स में जो है देनी है, और इसके लिए ड्रॉप फैक्टर 15 है, 15 ड्रॉप्स पर ml है। ओके, तो कितने ड्रिप रेट होना चाहिए। ओके, ड्रिप रेट आप लोगों ने, हम तो वैसे हॉस्पिटल में कहते हैं ना, ड्रिप जो रूलर है ना, हम कभी जो है इसकी स्पीड ज़्यादा करते हैं खुद से, कभी कम करते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने इस तरीके से करनी है। ये वैसे फजूल काम नहीं कि आप बस अपने तरफ से जो है इसको इंक्रीज डिक्रीज करें, इसका अपना ये फार्मूला है, इसके जरिए आप लोगों ने करनी है। ओके, तो अगर 1000 ml है नॉर्मल सलाइन और 4 आवर्स में आप लोगों ने देनी है, और ड्रॉप फैक्टर आप लोगों के पास है 15 ड्रॉप्स पर ml है, तो आप लोगों ने ड्रिप रेट किस तरह जो है निकालना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने ये जानना है कि इससे हमने क्या करना है। 4 आवर्स दिया है, तो आप लोगों ने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो आप सबको पता है कितने आवर्स है, 4 आवर्स है। ओके, तो 4 आवर में हमने फाइंड करना है कितने मिनट्स है। तो आप सबको पता है, ये मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करता हूँ। 1 आवर में कितने मिनट्स है, 60 मिनट्स है। ओके, तो सिंपल इज दैट। 4 आवर में कितने मिनट्स है, x मीन इसको हम फाइंड करते, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो x इज इक्वल टू 4 6 4 24 और 0 240 मिनट्स। ओके, तो 4 आवर्स में, अगर 1 आवर में 60 मिनट्स है, तो 4 आवर में 240 मिनट्स है। तो ये आप लोग देखें, सबसे पहले हमने क्या पॉइंट किया, 240 मिनट्स हमने निकाली। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूले को आप लोगों ने देना है, जो ml दिया है। ओके, जो नॉर्मल सलाइन की ml है वो कितने हैं, 1000 है। तो 1000 के साथ आप लोगों ने क्या करना है, ड्रॉप फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, 15 है ड्रॉप फैक्टर, और किस चीज पे डिवाइड करना है, 240 जो मिनट्स है टाइम पे डिवाइड करना है। तो ये 0 इसके 0 के साथ और ये 0 इस 0 के साथ, और अगर 100 के साथ आप 15 को मल्टीप्लाई करें तो इससे बन जाएगा 1500। ओके, तो 24 को आप किस चीज में ज़रब दे, जिससे जो है मल्टीप्लिकेशन दे, या 24 या 1500 को आप 24 पे डिवाइड करें तो इससे आएगा 62.5 समथिंग्स। ओके, तो ये आप देखें 62.5 समथिंग्स ड्रॉप पर मिनट्स। तो अगर याद रखना 1000 ml आप नॉर्मल सलाइन है और 4 आवर्स में आप लोगों ने देना है और ड्रॉप फैक्टर 15 है, तो आप लोगों ने ड्रिप रेट कितने पे लगानी है, 62.5 ड्रॉप पर मिनट्स पे। ओके, तो यही आप देखें, यही इसका कंक्लूजन है, और ये एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर में आएगी, इससे आउट कुछ भी नहीं आ सकता। ओके, इसके बाद वाइटल साइन के लिहाज से एक एग्जांपल दिया है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। सिनेरियो दिया है, ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टेम्परेचर रीडिंग। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टेम्परेचर मतलब का इसका मतलब ये एक पेशेंट है जिसका सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद इसका टेम्परेचर रीडिंग है। 8 बजे जब हमने चेक किया तो 98.6 फ़ारेनहाइट है, नॉर्मल है। फिर हमने 12 PM पे चेक किया तो 99.8 फ़ारेनहाइट है, ये भी थोड़े से नॉर्मल है। लेकिन 4 बजे जब हमने चेक किया तो 101 था, 101.2 फ़ारेनहाइट थी, तो इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस किया है, ऑब्जर्व द अपवर्ड ट्रेंड ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ ये टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो इंक्रीज आप कितना इंक्रीज होता है, ये अगर आप मेजर करें। ओके, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 99.8 फ़ारेनहाइट से आप लोगों ने इसको माइनस करना है, तो इससे क्या आंसर आएगा, 2.6
ओके, या अगर 101 से 99.8 को माइनस करें तो 2.6 फ़ारेनहाइट जो है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आएगा। तो इंक्रीज आप 2.6 फ़ारेनहाइट विद इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में कितना जो है चेंजेस आया है, कितने इंक्रीज आया है, 2.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप लोगों ने क्या सस्पेक्ट किया, अगर टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है खामखा कोई इन्फेक्शन है बॉडी में। और इन्फेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना, जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंट्री करता है तो इसको कहते हैं इन्फेक्शन। ओके, जब एंट्री करता है, अंदर जाते हैं हमारे बॉडी में, तो इसको इन्फेक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद वो जो करता है इन्फ्लेमेशन वगैरह, ये अलग चीज़ है। इनिशिएट फेवर प्रोटोकॉल एंड इन्फॉर्म फिजिशियन। तो आप लोगों ने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है और इसको प्रोटोकॉल देना है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, ट्रीटमेंट करनी है। तो इस तरह एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर में आएगी और आप इंशाल्लाह मज़े से जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, इसके बाद इवैल्यूएटिंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन डाटा। अब पेशेंट सेटिस्फेक्शन डाटा के बारे में इसने जो है एक जो है सिनेरियो दिया है। सिनेरियो किया है, यू कंडक्टेड ए पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे ये है कि पेशेंट कितना मुतमईन है आप लोगों की ट्रीटमेंट से। आउट ऑफ 120 पेशेंट 96 पेशेंट रिपोर्टेड पॉजिटिव एक्सपीरियंस। आपके पास वार्ड में 120 पेशेंट्स हैं और 96 पेशेंट के रिपोर्ट जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, वो आपके जो है ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई है, 100% सेटिस्फाई है 96 पेशेंट। तो कितने अनसेटिस्फाइड है या कितनी सेटिस्फाइड है, तो ये तो सिंपल है। सिंपल किस तरह है, टोटल कितने लोग सेटिस्फाई है 96। ओके, और टोटल कितने हैं 120। 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कट। ओके, और इससे बन जाएगा 960, और 960 को अगर 12 पे डिवाइड करें तो इससे आंसर आएगा 80। ओके, तो 80 पेशेंट 120 में से, सॉरी 120 पेशेंट में से 80 पेशेंट जो है बिल्कुल 100% सेटिस्फाई है। ओके, तो ये आप देखें, ये 96 सेटिस्फाई है और टोटल 120 है, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके से 80 आंसर। तो यूज 80% सेटिस्फेक्शन रेट टू आइडेंटिफाई सर्विस गैप एंड इम्प्रूव क्वालिटी। तो 80% पेशेंट जो है आप लोगों के जो है बिल्कुल क्या है वो सेटिस्फाई है। तो आप लोग क्या करें, बाकी जो 20% अनसेटिस्फाई है तो इस पे आप लोग जो है काम करें और इसके लिए इम्प्रूवमेंट लाए। तो स्टूडेंट इस तरह सिंपल से एमसीक्यूज होते हैं। स्टूडेंट फिर से मैं कहता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। 120 पेशेंट है, 96 जो है क्या है वो वो सेटिस्फाई है। तो ये कहते हैं कि आप लोग क्या करें, आप लोग सेटिस्फेक्शन रेट जो है फाइंड करें। तो सेटिस्फेक्शन रेट हम किस तरह फाइंड करते हैं, आप लोग एक सिंपल से बात मैं करता हूँ। आप लोगों को पता है टोटल मार्क्स कितने हैं 1200, आपने कितनी दिया 1000। तो इसके लिए आप किस तरह परसेंटेज निकाल दें, 1000 डिवाइड बाय 1200। ओके, 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 इसका परसेंटेज। ओके, तो ये दोनों कट आपस में। ओके, और इससे फिर बन जाएगा 100 के साथ, तो इससे 1000 बन जाएगा 12। तो इससे क्या होगा, इससे आई थिंक तकरीबन 82 समथिंग जो है परसेंटेज आएगा। तो इस तरह आप लोगों ने ये भी करना है। टोटल पेशेंट कितने हैं 120 है, और सेटिस्फाई कितने, जो सेटिस्फाई है वो आप लोगों ने लिखने हैं 96 सेटिस्फाई है, सॉरी 96 है, 96 सेटिस्फाई है, और टोटल कितने हैं 120 है। ओके, 100 के साथ मल्टीप्लाई करने, ये परसेंटेज के लिए है। तो ये कट और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये कट और 12 पे डिवाइड करें तो इससे आंसर आएगा हमारे पास 80। ओके, तो 80% जो है हमारे पास सेटिस्फेक्शन रेट है। ओके, इसके बाद हमारे पास सिनेरियो दिया है स्टाफिंग और शेड्यूलिंग के बारे में। यू आर शेड्यूलिंग नर्सेस फॉर ए वार्ड दैट नीड 1 नर्स पर 4 पेशेंट। 4 पेशेंट के लिए 1 नर्स की जरूरत है। तो सिंपल इज दैट 28 पेशेंट के लिए कितने नर्सेस की जरूरत है, इसमें कुछ भी नहीं है, न कोई साइंस राकट है। आप लोग देखें, सिंपल सा इस तरह के क्या है, 4 पेशेंट्स के लिए 1 नर्स की जरूरत है। ओके, तो सिंपल इज दैट 28 पेशेंट्स के लिए कितने नर्स की जरूरत होती है, सिंपल इज दैट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 4x। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 28। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को इधर भी डिवाइड करें, 4 को इधर भी डिवाइड करें, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे आएगा, अगर 4 1 जा 4, 4 10 जा 4 5 जा 24, 6
4 7 था, तो इससे 7 आएगा। ओके, तो इन दोनों को डिवाइड करके इससे 7 आएगा। तो क्या मतलब, अगर 4 पेशेंट के लिए 1 नर्स की ज़रूरत है तो 28 पेशेंट के लिए 7 नर्सिस की ज़रूरत होगी। ओके, ये देखिए आप 7 नर्सिस की, मैं सिंपल सा जो है आप लोगों को समझा दिया। ओके, इसके बाद हमारे पास BMI है। व्हाट इज BMI? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि एक पेशेंट का, एक बंदे का, एक क्लाइंट का जितना वेट है इतना इसका हाइट भी होना चाहिए। मतलब वेट के साथ हाइट जरूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक बंदे का वेट 100 किलोग्राम है और इसका जो हो हाइट है वो 5 फुट है, तो वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि अगर इसका वेट जो है 80 है किलोग्राम है तो इसका हाइट होना चाहिए कि 6 या 6.1 हो। ओके, फुट हो, फीट हो। तो इस तरह जो है ये हमारे पास BMI है। ओके, और इसके अपनी स्केल्स है, वो भी आप लोगों ने न्यूट्रिशन में जो है पढ़नी है, या इस पे हम जो है अलग से क्लासेस लेंगे। तो सिनेरियो है, सिनेरियो में क्या दिया है, ए पेशेंट वेट 90 किलोग्राम एंड इज 1.6 मीटर टाल। 90 किलोग्राम जो है इसका वेट है और 1.6 मीटर वो टाल है। तो ज़रूरी बात है इसका BMI तो कम है, लेकिन चले इसको हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रोसेस पे जो है फाइंड करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है BMI का? स्टूडेंट याद रखना, BMI का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, BMI का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर। ओके, तो वेट कितना है हमारे पास? वेट हमारे पास है 90 किलोग्राम। ओके, और हाइट कितना है, 1.6 है। 90 किलोग्राम और 1.6, लेकिन इस पे स्क्वायर लेनी है, तो इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे आएगा 2.5 और इससे जो आंसर आएगा 35, इससे जो आंसर आएगा 35.16। तो ज़रूरी बात है अगर BMI 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये बंदा जो है ओबीज है। ओके, ओबीज बंदा है। 30 से एबो BMI आके इसको ओबीज में जो है हम इंक्लूड करते हैं, ये ओबीज है, हम कहते हैं ये ओबेसिटी है। ओके, ओबेसिटी है। तो ये न्यूट्रिशन में इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे कि ये क्या है। तो इस बंदे के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोवाइड डाइटरी एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग। इसकी डाइटेशन जो है, इसका डाइट जो है, डाइट प्लान बनानी है, डाइट करनी है, इसने कम खाना है, और इसके साथ इसने इसका जो लाइफस्टाइल है वो इसके आपने काउंसलिंग करने के, आपने एक्सरसाइज करना है वगैरह वगैरह। ओके, इसके बाद हमारे पास जो सिनेरियो है वो भी BMI है और वो वही है, तो इसको आप खुद देखें। समरी ऑफ द सिनेरियो, सिनेरियो की समरी अब जो है हम डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है, मेडिकेशन डोजिंग। ओके, तो वेट बेस पे हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं ताकि सेफ डोज हम इसको जो है एडमिनिस्टर करें। ओके, IV ड्रिप रेट, तो टाइम वॉल्यूम रेट का कैलकुलेशन। ओके, सही से टाइम रेट होना चाहिए कि कितना स्पीड से होना चाहिए, एक्यूरेट IV सेटअप होना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज इंटरप्रिटेशन। ओके, रेंज कंपैरिजन करनी है कि हाइपर ग्लाइसीमिया तो नहीं है, मतलब 130 से तो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा नहीं है, या 70 से कम तो नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है। टेम्परेचर ट्रेंड्स। ओके, इसके ज़रिए आप लोगों ने इन्फेक्शन देखनी है, या सर्वे एनालिसिस करनी है, परसेंटेज कैलकुलेशन कि केयर सही से हो रहा है या नहीं, नर्स स्टाफिंग जो है देखनी है, रेशो डिवीजन देखनी है कि एक्यूरेट स्टाफिंग है, कोई कम तो नहीं है, मौजूद है सब या नहीं। BMI कैलकुलेशन करनी है। ओके, कि अगर कोई बंदा जो है ओबीज है या अंडर वेट है, ओवरवेट है, ओबीज है, तो इसके लिए अलग अलग से आप लोगों ने जो है काउंसलिंग करनी है। तो ये सब जो है क्लास एक्टिविटीज़ है, तो हमने तो ऑलरेडी किया, लेकिन अगर सर आपको क्लास में कोई एक्टिविटी दे तो आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि कल पेपर में आप लोग के लिए कोई मसला ना हो। ओके, एक सिनेरियो दिया है, तो इस सिनेरियो को भी हम जो है सॉल्व करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, इसकी असेसमेंट करनी है, मतलब एक पेशेंट है, इसका सर्जरी हुआ है, तो और पेशेंट का एज जो है 65 है। ओके, तो पेशेंट का विटल साइन जो है हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, टेम्परेचर जो है 101.4 फ़ारेनहाइट है, 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मतलब टेम्परेचर तो ज़्यादा है। इन्फेक्शन है। ओके, इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, और नॉर्मल इतना है, ये नॉर्मल रेंज आप लोगों ने याद रखना। हार्ट रेट कितना है, HR 112 है। BPM मतलब बीट पर मिनट्स। ओके, तो हार्ट बीट भी ज़्यादा है, टेकिकार्डिया में है बंदा। क्यों कि 60 to 100 नॉर्मल है, और 100 से ज़्यादा टेकिकार्डिया और 60 से कम ब्रेडिकार्डिया। ओके, तो ये पेशेंट जो है टेकिकार्डिया में है। ओके, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, RR। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल जो है हमारे पास 12 to 20 है। ब्रीथ पर मिनट 1 मिनट में 12 to 20 ब्रीथ अगर एक बंदा
लेता है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 12 से कम है तो हम कहते हैं बेगेपनिया, ओके। और अगर 20 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं टिकेपनिया, ओके। तो इसका क्या है, इसका है 26। तो 26 मतलब ज़्यादा है, 1 मिनट में 20 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, टिकेपनिया है। ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, लेकिन पेशेंट जो है 65 है, एज ज़्यादा है, तो ब्लड प्रेशर मेरे ख्याल से नॉर्मल है इसका, ओके। क्योंकि ज़्यादा एज वालों के लिए 90 to 60 ठीक है, और अगर एज कम है या यंग है तो इसके लिए 120 या 130, और डायस्ट्रोल जो है 90 80 जो है बिल्कुल नॉर्मल है, या 75, ओके। तो इस तरह ये जो है मुझे नॉर्मल नज़र आता है। लेकिन चले स्लाइड में देखते हैं कि क्या लिखा है। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 91% है रूम एयर पे, तो वो भी कम है क्योंकि 95 से लेके 100 तक ये नॉर्मल होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, ओके। तो इस पेशेंट को जो हाइपोक्सिया है, ओके, ये भी याद रखना। क्लास एक्टिविटीज़ क्या है इसकी, आइडेंटिफाई विच वाइटल साइन एबनॉर्मल, कौन सा वाइटल साइन जो है एबनॉर्मल है, ये क्लास एक्टिविटीज़ है। तो ऊपर आप देखें कौन कौन से एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, लेकिन ये भी एबनॉर्मल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल है क्योंकि पेशेंट का एज ज़्यादा है। तो ये भी हमने फाइंड किया, ओके। और कैलकुलेट हो फॉर ईच एबनॉर्मल वैल्यू डिविएट फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से ये कितना डिविएट हुआ है, तो ये आप जो है इसको फाइंड करें, ये भी फाइंड करते हैं चले। और बेस्ड ऑन ट्रेंड्स व्हाट कुड बी पॉसिबल क्लिनिकल कंसर्न, और इसके लिए हमने क्लिनिकली क्या करना है, इसको किस तरह मैनेज करना है, ये भी हम करते हैं। व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड ए नर्स टेक ऑन क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बेस पे आप लोगों ने कौन सी जल्दी जो है एक्शन लेनी है ताकि पेशेंट को आप रिकवर करें, रिसोसिटेट करें, ओके। तो अगर आप लोगों के पास मैथमेटिक्स ना होता या क्वांटिटेटिव रीजनिंग ना होता तो किस तरह आप लोग वाइटल साइन ये सब चीज़ें जो है फाइंड करते थे, ये तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हेल्प से आप करते हैं ना। चले अब देखते हैं सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। ये जो टेम्परेचर है ज़्यादा है, ओके, तो ज़्यादा है तो इसको फीवर होना चाहिए क्योंकि कोई इन्फेक्शन है, यस, ओके। एबनॉर्मल है, हार्ट रेट 112 है और नॉर्मल 100 तक होता है बीट्स पर मिनट, तो ये टैकीकार्डिया है, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ओके। रेस्पिरेटरी रेट 26 है, नॉर्मल 20 तक होता है, तो ये टेकेपनिया है, ओके। ब्लड प्रेशर जो है 100/58 है, तो स्लाइटली ये लो है, या मॉनिटर आप कर सकते हैं, ओके। और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 91 है, मतलब 94 से कम है, 95 से कम है, तो ये क्या है, ये हाइपोक्सिया है। तो ये भी हमने जो है फाइंड किया। कितना कैलकुलेशन जो है डिविएट हुआ है, तो इसको आप लोग जो है देखें कि इसका क्या मतलब है, मतलब नॉर्मल से वैल्यू कितना जो है डिविएट है, कितना कमी या ज़्यादती आई है, ओके। तो टेम्परेचर कितना है नॉर्मल, जो पेशेंट वैल्यू कितना है, पेशेंट वैल्यू इतना है, ओके। और नॉर्मल मैक्सिमम 99.1 है, तो ये कितना ज़्यादा हुआ है, +2.3 फ़ारेनहाइट ज़्यादा हुआ है, इतना डिविएशन किया है, ओके, डिविएट हुआ है। और हार्ट रेट बीट पर मिनट 100 है नॉर्मली, ओके। और पेशेंट का 112 है, 112 है, तो ज़रूरी बात है +12 बीट्स पर मिनट है, 12 इंक्रीज है, तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपको बताता है ना। फिर इसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट है, तो नॉर्मल 20 है और आपका जो है 26 है पेशेंट का, तो +6 जो है ज़्यादा है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 है, ओके, नॉर्मली, और आपका 91 है, तो -4 है। तो ये सब चीज़ें किया है, ये कैलकुलेट हमने किया कि इतना जो है डिविएशन आया है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों की एमसीक्यूज है, आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। पॉसिबल क्लीनिंग कंसर्न, और इसके लिए जो पॉसिबल क्लीनिंग कंसर्न है तो वो क्या है, तो आप सबको पता है। पहले वाले बंदे को जो है फीवर हुआ था, तो कोई मेरे ख्याल से इन्फेक्शन था। और फीवर क्या है, फीवर हमारे पास एक सिम्टम है, डिफेंस सिस्टम है ना। अगर आपके फीवर है तो आप लोगों को ये आपकी बॉडी जो है इंडिकेशन देता है कि आपको कुछ होने वाला है, आपके बॉडी में कुछ चल रहा है, कोई बैक्टीरिया इन्वेड हुआ है, ओके। तो मतलब कोई इन्फेक्शन है, ओके, फीवर। इसके बाद हमारे पास है तो टैकीकार्डिया है, क्योंकि 112 इसका जो है हार्ट रेट था और नॉर्मल 100 तक होता है, तो टैकीकार्डिया है। टेकेपनिया है, इसका जो रेस्पिरेटरी रेट था RR था, तो वो 26 और नॉर्मली 20 है, टेकेपनिया है। हाइपोक्सिया है, इसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 91 था और नॉर्मली 95-94 होना चाहिए, तो ये हाइपोक्सिया पे है। तो ये क्या है, सिस्टमिक इन्फेक्शन को जो है एक क्लू देता है कि इसका सिस्टमिक इन्फेक्शन है, सिस्टमिक इन्फेक्शन के बारे में कोई इन्फेक्शन है, ओके। क्वांटिटेटिव चेंज इन वाइटल साइन सपोर्ट द क्लिनिकल कंसर्न, तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस वाइटल साइन में आई है, तो आपकी क्लिनिकल कंसर्न जो है इसने सपोर्ट किया, ओके। तो इसका जो अहमियत है वो यही है। अब नर्स ने कौन सा इमीडिएट एक्शंस लेनी है, तो सबसे पहले तो नर्स ने क्या करना है, नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली फिजिशियन को नोटिफाई करना है कि सर ये आपका काम है,
ओके, ये आपका ड्यूटी है, अपने काम के साथ आप काम रखिए। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, अगर ऑक्सीजन सिचुएशन में मसला है, क्योंकि 91 है, तो आप लोगों ने ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है। ओके, और इसके जो बीपी है ना, इसको मॉनिटर करना है, ताकि वो मजीद जो है डिक्लाइन इसमें ना हो, या वो जो है हाइपोटेंशन में ना जाए मजीद। ओके, और इसके वाइटल साइन को 15 to 30 मिनट्स में बार बार चेक करनी है। ओके, और प्रिपेयर फॉर फॉजिबल लैब्स, इसको फॉजिबल लैब्स के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, ताकि सीबीसी टेस्ट करें कि इसकी कोई एचबी लेवल वगैरह तो कम नहीं है, ब्लड कल्चर करनी है, और आईवी एंटीबायोटिक्स इसको देनी है। इसके बाद क्लास एक्टिविटी में मेडिकल पेशेंट रिव्यू, मेडिकल पेशेंट जो है रिव्यू किया, लेकिन इसका एज 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, नमूनिया के साथ जो है एडमिट हुआ है, तो रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम है इसको। ओके, तो इसके वाइटल साइंस यहीं पे मौजूद है। 8 बजे जो है इसका 99.5 टेम्परेचर है, ठीक है बिल्कुल। हार्ट रेट 88 है, ये भी नॉर्मल है। रिस्पायरेटरी रेट भी नॉर्मल है, और बीपी भी नॉर्मल है, और SpO2 जो है बिल्कुल नॉर्मल है। तो 8 बजे ये बिल्कुल नॉर्मल था। 12 बजे जब हमने देखा तो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज, ओके, हार्ट रेट फिर से नॉर्मल, स्लाइटली जो है इंक्रीज इसमें आया है, और रेस्पिरेटरी रेट जो है ज़्यादा हुआ है, टेकेपनिया में गया है, और बीपी थोड़ा सा जो है कम हुआ है, लेकिन फिर भी नॉर्मल सही है। ओके, और ऑक्सीजन सिचुएशन भी स्लाइटली कम है, लेकिन 94 तो नॉर्मल है, लेकिन स्लाइटली हम कह सकते हैं कि ये लो है। 4 बजे जब हमने देखा तो टेम्परेचर हद से ज़्यादा, हार्ट रेट भी ज़्यादा टेकिकार्डिया में, टेकेपनिया भी, ओके, और हाइपोटेंशन भी, बीपी भी कम हुई है, और ऑक्सीजन सिचुएशन भी कम हुआ है, मतलब हाइपोक्सिया में पेशेंट जो है गया है। तो इसके लिए ये जो है हमने फाइंड किया। ओके, इसके बाद टास्क एक्टिविटी टास्क क्या है, 8 आवर्स पीरियड में आप लोगों ने इसका वाइटल साइन चेक करनी है, ये जो दिया है, और हाईलाइट व्हाट वैल्यू बिकम एबनॉर्मल, कौन से वैल्यू जो है एबनॉर्मल है, तो ये भी जो है आप लोगों ने डिस्कस किया, मैंने आप लोगों को शो किया। और फिर ये देखनी है कि थ्रेशोल्ड को क्रॉस तो नहीं किया है, मतलब हद से ज़्यादा कम या हद से ज़्यादा तो नहीं है कि पेशेंट को जो है इसकी वजह से डेथ काज हो। Calculate the changes in temperature, heart rate, respiratory rate from 8 to 4 p.m. 8 AM से 4 PM तब आप लोगों ने देखना है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आए, हार्ट रेट में, रिस्पायरेटरी रेट में, ये सब आप लोगों ने चेक करना है, बल्कि ऑलरेडी आप लोगों ने चेक किया। बेस्ड ऑन द डेटा ट्रेंड्स व्हाट माइट बी हैपन क्लिनिकली विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ क्या होने वाला है ये देखनी है। एज द नर्स ऑन ड्यूटी, जो नर्स ड्यूटी पे है, लिस्ट 3 इमीडिएट एक्शंस यू वुड टेक एंड एक्सप्लेन योर रैशनल फॉर ईच। तो इस नर्स ने जो है कम से कम 3 इमीडिएट एक्शंस लेनी है, ताकि वो पेशेंट को क्या करे, इसको रिसोसिटेट करे, इसको मैनेज कर सके। ओके, ताकि इसके पास रेशनल हो। इसलिए ये चैप्टर हमने तो डिस्कस किया ना। अब हम थोड़े से देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस तो आप लोगों को पता है मेरे से ज़्यादा, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, इससे पहले चैप्टर किया, तो एनहेंस क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ओके, ताकि नर्स सही से लैब वैल्यू को इन्वेस्टिगेट करे, वाइटल साइन को इन्वेस्टिगेट करे, और फ्लूइड इनटेक आउटपुट सही से करे, ओके, और ड्रग डोसेज सही से दे। ओके, अगर 10 मिलीग्राम की ज़रूरत है तो 10 मिलीग्राम ही दे, ज़्यादा कम ना दे। ओके, और फ्लूइड इनटेक आउटपुट को देखना है कि पेशेंट ने ज़्यादा खाया है लेकिन आउटपुट कम है, क्यों। ओके, तो इसके वोमिटिंग, ये सब आउटपुट, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग हेल्प इंटरप्रेट न्यूमेरिक डेटा टू आइडेंटिफाई पेशेंट डिटोरेशन और इम्प्रूवमेंट, और आप पेशेंट के चार्ट को जो है देखेंगे, और इस चार्ट के जरिए न्यूमेरिकल डेटाज आप देखेंगे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट मजीद डिटोरेशन में है, मसला है, या इम्प्रूव हुआ है। ओके, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, रिकॉग्नाइजिंग दैट ए राइजिंग रिस्पायरेटरी रेट एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन में इंडिकेट अर्ली रिस्पायरेटरी फेलियर। अगर एक नर्स चार्ट में देखे कि इसका रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा हुआ है, टेकेपनिया में गया है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम है, हाइपोक्सिया है, तो ज़रूरी बात है ये पेशेंट जो है रिस्पायरेटरी फेलियर में है। ओके, इनफैक्ट अर्ली इंटरवेंशन एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, अर्ली इंटरवेंशन करनी है और पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करने हैं। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है, एनहेंस क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिए, और इसलिए भी ज़रूरी है कि स्टेप मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आप दें। ओके, इसका क्या मतलब है, सही से कैलकुलेट डोसेज, जो हमने मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल डिस्कस किए, आईवी रेट्स, ओके, किस तरह आईवी रेट्स देनी है, मेडिकेशन इंटरवल्स, ओके, क्वांटिटेटिव एरर्स ना हो मेडिकेशन में, कहीं ज़्यादा आप लोग ना दें, ओवरडोज ना करें। ओके, और अगर ओवरडोज दिया तो एंटीडॉट का पता आपको होना चाहिए कि कितना आप लोगों ने दिया है। एग्जाम्पल, मिसकैलकुलेटेड आईवी infusion rate could cause fluid overdose or overload or
अंडर डोज है। ओके, एक नर्स ने जो है क्या किया, आईवी इन्फ्यूजन रेट जो है बहुत ज़्यादा दिया, फ्लूइड ओवरलोड किया, ज़्यादा किया, या अंडर डोज किया, कम किया। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, इंक्रीज एक्यूरेसी पे काम करना है एंड रिड्यूस मेडिकेशन एरर। तो अगर आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, नॉलेज है, तो आप लोग जो है मैथमेटिक्स का इल्म है, तो आप लोग मेडिकेशन एरर्स नहीं कर सकते। ओके, अगर करेगी भी तो बहुत कम। इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं। किस तरह, मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूज़ आप जो है टेस्ट आप देके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पेशेंट से डाटा लिया, ओके, ब्लड ग्लूकोज चेंज है, कम है, ज़्यादा है, तो इसका पता होना चाहिए। टेम्परेचर कम ज़्यादा है, पेन स्कोर 1 to 10 है, ओके, तो इसका पता होना चाहिए। इस पे भी हम कभी बात करेंगे। दिस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग अर्ली वार्निंग साइंस एंड मेकिंग टाइमली रेफरल्स। ओके, एग्जाम्पल दिया है कि एक पेशेंट है और इसका जो ब्लड ग्लूकोज राइज हुआ 150 से 280 तक। ओके, तो आप लोगों ने फिजिशियन को जो है कंसल्ट करना है और इसको जो है इन्फॉर्म करना है ताकि वो इंसुलिन थेरेपी इसको दे। ओके, तो ये क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। ओके, इसके बाद हमारे पास है डेटा इंटरप्रिटेशन, मॉनिटरिंग ट्रेंड्स। वही बात है पुरानी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, नर्चर, एनालिटिकल थिंकिंग। इसके ज़रिए आप एनालिटिकल थिंकिंग भी कर सकते हैं। एनालिटिकली एक चीज़ को आप पार्ट्स में कन्वर्ट करके इस पे इंडिविजुअली गौर करना, तो ये भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक जो है, ये इंशाल्लाह आप लोग टीपी में डिस्कस करेंगे। जो टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स है ना, ये एक अलग सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर में, तो इसमें ये एनालिटिकल थिंकिंग वगैरह सब कुछ आप लोग सीख जाएंगे। ओके, लेकिन एनालिटिकल थिंकिंग ये है कि आप एक चीज़ को गौर से देखें, एक चीज़ को आप पार्ट्स में कन्वर्ट करके इसको 1 by 1 डिस्कस करें, इसको एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो इसके ज़रिए आप ये भी कर, नर्स इवेलुएट ऑप्शन, जस्टिफाई डिसीजन एंड प्रेडिक्ट आउटकम्स। नर्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस को इवेलुएट करते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है, डिसीजंस को जस्टिफाई करना है कि ये डिसीजन हमने इसलिए लिया कि ये ठीक है, और आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल, कंपेयरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूजिंग न्यूमेरिकल आउटकम्स। पेशेंट ने 2 जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट की है और दोनों की इफेक्टिवनेस को आप ट्रीटमेंट्स के जरिए देखते हैं। ओके, तो क्लिनिकल जजमेंट और प्रोफेशनल ऑटोनॉमी के जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रिसर्च, इसका रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा जो है रूल है और इसके ज़रिए आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी ला सकते हैं। ओके, नर्स जो है पार्टिसिपेट करता है एडिट में। एडिट क्या है, एडिट वो डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बजट के साथ इसका काम होता है, बजट की वेरिफिकेशन करता है कि कितना लगा, कितना कंज्यूम हुआ, कितना जो है बचा हुआ है, कितनी सैलरी हमने देनी है। तो अगर एक नर्स को क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पता नहीं है तो वो ऑडिट कैसे करता है। ओके, तो ऑडिट, सर्वे, जो सर्वे होते हैं हॉस्पिटल में, रिसर्च में, या रिसर्च रिक्वायरिंग स्टेटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो रिसर्च के हवाले से आप लोगों को पता फिर नहीं होगा। और अगर किसी के पास ये मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल्स हो तो वो स्टेटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी जो है, और रिसर्च अंडरस्टैंडिंग, सर्वे, ऑडिट, इन चीज़ों पे जो है, बजटिंग, इन सब पे जो है वो समझ जाता है। इंटरप्रेटिंग डेटा कंपैरिजन सेटिस्फैक्शन स्कोर, पेशेंट की सेटिस्फैक्शन स्कोर्स है, इसको इंटरप्रेट कर सकता है पेशेंट इसके ज़रिए, इन्फेक्शन रेट्स को, ओके, और कोई इंसिडेंट हो इसके ज़रिए, और इन सब को जो है बंदा मैनेज कर सकता है। एग्जाम्पल किया, ए नर्स यूज स्टेटिस्टिकल टूल टू एनालाइज प्रेशर, अल्सर रेट्स एंड प्रॉपर इंटरवेंशन। अल्सर रेट्स जो है इसका मुख्तलिफ किस्म के स्केल से, इसके ज़रिए जो है स्टेटिस्टिकल टूल यूज़ करना ताकि सही से आप इंटरवेंशन कर सके। ओके, तो ये भी एविडेंस बेस्ड इनोवेशन है। ओके, इसके बाद टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके ज़रिए एक नर्स जो है टाइम और रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकता है कि कितने टाइम में मैंने ये चीज़ जो है करनी है और कितना रिसोर्सेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, नर्स मैनेजर है, ओके, तो इसने क्वांटिटेटिव नर्सिंग रीजनिंग यूज़ करनी है फॉर स्टाफ शेड्यूलिंग, कि फला नर्स ने, फीमेल ने, मेल ने मॉर्निंग में ड्यूटी करनी है और इतने टाइम ड्यूटी करनी है, फला ने नाइट और फला ने इवनिंग करनी है। ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड बजटिंग प्लानिंग, ये सब चीज़ें जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जरिए हो सकती है। कैलकुलेटिंग नर्स टू पेशेंट रेशो, ओके, नर्स टू पेशेंट रेशो का क्या मतलब है, एक पेशेंट के लिए कितनी नर्स की ज़रूरत होती है, 20 पेशेंट के लिए कितनी नर्स की ज़रूरत है। ये कैलकुलेशन किस बेस पे होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बेस पे होगा। डिटरमाइनिंग स्टॉपिंग नीड्स, और स्टाफ के लिए किस चीज़ की नीड है। ओके, सैलरी इंप्रूव करनी है, छुट्टियाँ देनी है, ड्यूटी कम करनी है, क्योंकि ज़्यादातर तो बर्नआउट होता है ना, पेशेंट पे ज़्यादा बोझ होता है। तो क्या होता है, इनहेंस इफेक्टिवनेस, तो इनहेंस इफेक्टिवनेस, रिसोर्स एलोकेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, तो एफिकेसी पे काम करना है और रिसोर्स एलोकेशन जो है इस पे काम करना है। तो ये भी हुआ, और इसके बाद सपोर्टिंग नर्सिंग एजुकेशन एंड असेसमेंट, तो इसके ज़रिए जो है हम
तो इसके ज़रिए हम एजुकेशन को भी सपोर्ट कर सकते हैं, असेसमेंट भी कर सकते हैं, ओके, पेशेंट की भी असेसमेंट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन की भी असेसमेंट कर सकते हैं, और नर्सिंग एजुकेशन के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितना परफॉर्मेंस किया, ओके, स्टूडेंट का रिजल्ट किस तरह आया है, जीपीए अच्छा है, अच्छा नहीं है, ओके, और फिर इसके करिकुला को जो है देखना है कि करिकुलम कैसा था, इसने रिजल्ट कैसा दिया। तो ये सब मार्क्स, सब चीज़ें मैथमेटिक्स है ना, तो ये इसलिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल, एनालाइजिंग एमसीक्यूज क्वेश्चन रिजल्ट्स टू आइडेंटिफाई वीक लर्निंग एरिया इन फार्माकोलॉजी। अगर एक बंदा है फार्माकोलॉजी में 60 मार्क्स लिया, तो 60 पे तो पास है, तो सर को पता चलता है कि इसने स्टडी नहीं किया है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए, ओके। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन में भी इसका काम है, और रिसोर्सेज मैनेजमेंट में भी इसका काम है। स्टाफिंग एंड वर्कलोड, ओके, वर्कलोड कितना है, स्टाफ की कितनी ज़रूरत होती है। बजटिंग, इन्वेंट्री, बजटिंग क्या होता है कि कितना सैलरी है, सॉरी, आपकी जेब में कितना सैलरी आता है, ओके, और कितना आप खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप महीने की सैलरी लेते हैं 1 लाख और खर्च आप 2 लाख करते हैं, तो ये तो सही नहीं होगा ना। तो ये बजट है, कितने आप जो है पैसे बनाते हैं और कितने आप इसको जो है लगाते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसको बजटिंग कहते हैं। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, और अगर आप लोगों के पास जो है सही से स्किल्स हो क्वांटिटेटिव, तो आप लोग जो है एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, ओके। चार्टिंग, न्यूमेरिकल डाटा, प्रिसाइजली वाइटल्स, और आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट को चेक करनी है, पेशेंट के डोज गिवन, ये सब चीज़ें एरर आप नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट एजुकेशन, इसके ज़रिए आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, ओके, इसके लैब रिजल्ट को चेक करके, मेडिकेशन डोसेज को, न्यूट्रिशन गोल्स को, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, वेट मैनेजमेंट कि आपका वेट कम है, ज़्यादा है, फैमिली को जो है काउंसिल करना है थ्रू कम्युनिकेशन, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीक क्वांटिटेटिव रीजनिंग है तो इसका जो कंसिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा बैड है। बंदा जो है फिर क्या कर सकता है, मेडिकेशन एरर कर सकता है, ओके, क्योंकि इसके पास तो नॉलेज नहीं है। इनएक्यूरेट डोजेस देंगे, ओके, इसको एक ड्रग की ज़रूरत होती है मेडिसिन की और वो कोई दूसरा देगा, ओके। इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट होगी पेशेंट की। और पुअर पेशेंट आउटकम्स, तो पेशेंट के आउटकम्स जो है पुअर आ सकते हैं, ओके, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी, इसकी डेथ हो सकती है। रिड्यूस कॉन्फिडेंस इन ईबीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे इसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल रिड्यूस होगा, ओके, क्योंकि वो तो इसके पास में नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, स्किल है, तो इसका सब कुछ जो है गलत है। इनइफेक्टिव रिसोर्सेज यूज़, और गलत चीज़ों का जो है वो यूज़ करेगा। और होम टास्क जो दिया है सर ने, तो डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड लॉजिक, ये भी हमने किया। स्किल और क्वांटिटेटिव स्किल में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने किया। और रीजन और आर्गूमेंट जो डिसीजन मेकिंग नर्सिंग में सपोर्ट करता है, ये भी हमने डिस्कस किया। और 2 एग्जांपल लॉजिक की जो है देनी है, जो आप डॉक्यूमेंटेशन को जो है ये भी हमने किया, लेकिन आप भी जो है इसको सॉल्व करें। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेज टू कंबाइन आर्गूमेंट एंड एविडेंस इन दिस डिसीजन मेकिंग में नर्स क्यों जो है आर्गूमेंट्स और एविडेंस को जो है कंबाइन कर सकते हैं, या ज़रूरी है कंबाइन करना दोनों के। तो ये भी जो है आप लोगों ने देना है। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है गाइड कर लूँगा। इसके बाद हमारे पास है ये एक एग्जांपल दिया है कि इसको आप लोग एनालाइज करें। एनालाइज द टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर इन द गिवन ग्राफ। गिवन ग्राफ में आप लोगों ने एनालाइज करना है कि टेम्परेचर इसमें क्या है और ब्लड प्रेशर इसमें कौन से ग्राफ में है। तो स्टूडेंट आपको पता है ये जो ब्लू कलर है ना, ब्लू, तो ब्लू वाला हमारे पास टेम्परेचर है 38.5 है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, इस तरह ये हुआ। तो ये है हमारे पास टेम्परेचर वाला ग्राफ। और ये हमारे पास है ब्लड प्रेशर वाला ग्राफ, ओके। इसमें हमारे पास जो ब्लू है ना, तो ब्लू हमारे पास साइस्टोल है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 40 है, फिर इससे 20, तो ये नॉर्मल है, ओके। 19 हो चाहे आई थिंक, ओके। और इसके अलावा हमारे पास जो रेड है, ओके, तो रेड डायस्टोल है, ये नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, डायस्टोल रिलैक्सेशन वाला। तो ये क्या है, 100 है, 100 से कम हुआ 80, और फिर नॉर्मली जो है 75 हुआ, ओके। तो ये बीपी और ये टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर, ये ब्लड प्रेशर, ओके। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और इसके साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट, ये रेफरेंसेस हैं। और अगर कोई मजीद जो है स्टडी करना चाहता है तो इस रेफरेंसेस पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।